Welcome everyone. Today we will discuss our next paper which is for 2005. तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, हम उन पे फोकस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी आंसर्स दिए हैं उन पे आप बिलीव मत करिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो को फास्ट करके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देख सकते हैं जिनको मैं करेक्ट करा रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी तो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने ये डेफिनेशन दी है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक हो जाता है। तो जो प्रचार होता है वो बम से भी अधिक घातक हो जाता है। ये युद्ध की डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है क्रच एंड क्रचफील्ड ने, और ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। इन्होंने युद्ध में कहा है जो प्रचार किया जाता है वो बम से भी ज़्यादा क्या होता है, घातक हो जाता है, और यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराध शास्त्र का कौन संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? तो जन्मजात मानते हैं लोम्ब्रेसो, प्रारूपवादी संप्रदाय उनका है। नेक्स्ट है, यदि किसी अपराधी को कुछ समय के लिए जेल की सजा काटने के बाद सदाचार के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अगर कुछ शर्तों के आधार पर जेल से मुक्त किया जाएगा तो उसे कहेंगे पैरोल। जैसे कि 10 दिन के लिए किसी को छुट्टी दे दी जाती है कि आपके घर में शादी या फंक्शन है तो आप अटेंड कर लो, क्योंकि उसने जेल में रहते हुए एक अच्छा आचरण किया है, तो उसको कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाती है सो दैट वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर पाए। तो वो किस में होता है? पैरोल में होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तो सामाजिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण और युद्ध। तो जब सोशल कंट्रोल होगा तो सामाजिक विघटन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, बोस्टन स्कूल का जनक कौन था? तो बोस्टन स्कूल का जनक था एल्विन ब्राइस, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही रिपीट होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? तो आधारभूत चिंता है पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रभुत्व। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? तो पिछड़ा वर्ग का जो यूज़ किया गया है वो ओबीसी है 16(4) से। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? ये क्वेश्चन भी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें लघु परंपरा का अंग नहीं है लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत। तो रामायण एक ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है, इसलिए लघु परंपरा का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजहावाह में किया गया था। और निम्नलिखित में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? तो परिवर्तन संवर्धक आंदोलन कौन सा नहीं होगा? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन जो है वो परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पद का यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले यूज़ किया था हर्बर्ट हाइमन ने, और हर्बर्ट हाइमन की एक बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, उसमें उन्होंने इस शब्द, और इसी के साथ साथ उनकी एक और बुक थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें इन्होंने इसको इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था। तो बुक भी इनकी पूछ ली जाती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, और ये भी पूछ लेते हैं किसने पहले यूज़ किया था। तो इस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है। तो स्त्रीकरण का मतलब ही होता है जब ऊंच और नीच की बात होती है तो सामाजिक असमानता हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं, जंगली, बर्बर, सभ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। मॉर्गन हो जाएगा ऑप्शन।
किसने कहा सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ समाज में कुछ ऐसे स्थायी, यहाँ पे फोकस करना है, स्थायी समूह और श्रेणी की बात कौन करता है, में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत समूह श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में स्थायी समूह और श्रेणी की बात होगी, बस आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा जिन्सबर्ग, क्योंकि इन्होंने स्थायी समूह और श्रेणी, ग्रुप और कैटेगरी की बात की है। और जब सदरलैंड की आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं तुलना की बात होती नज़र आएगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सदरलैंड ने जो अपनी बात की है स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन में, वो तुलना और विभेदीकरण को लेकर बात करते हैं। इसके साथ ही साथ जो ट्यूमिन है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में स्ट्रेटिफिकेशन को एक परिणामिक, मतलब कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं उसमें, और कहते हैं कि इसमें परिणाम की बात होती है। तो ट्यूमिन की डेफिनेशन में आपको ये की पॉइंट ज़रूर नज़र आएगा, तो उससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये तीनों लोग किस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। तो जिन्सबर्ग की जब बात होगी तो वो स्थायी समूह श्रेणी की बात करेंगे। सदरलैंड बात करेंगे जब, तो उसमें तुलनात्मक विभेदीकरण की, तुलनात्मक के साथ साथ विभेदीकरण की भी बात करते हैं। और जब ट्यूमिन की बात होगी तो वो परिणामिक शब्दों का चयन करते हुए अपनी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन देते हैं। तो आपको एक साथ 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर लर्न कर लें। नेक्स्ट है हमारा, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाएगा। तो जिसमें घनिष्ठता नहीं होगा वो द्वितीयक समूह हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, जहाँ पे भी वो अपनी कल्चर को श्रेष्ठ या ऐसे कुछ मानेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा निर्जाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म हो जाएगा। जब भी कोई किसी भी चीज़ को, जैसे हायर एजुकेशन में क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि अपने फैशन को अच्छा मानते हैं और दूसरे फैशन को ख़राब कहते हैं, तो उसमें भी एथनोसेंट्रिज्म या उस टाइम टेम्प्रोसेंट्रिज्म करके उन्होंने आंसर दिया था। तो समय को अपने उसको अच्छा मानते हैं, तो जब भी कहीं भी श्रेष्ठ की बात होगी तो उसमें सेंट्रिज्म की बात हो जाएगी, तो आप उससे फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तक लाइफ डिवाइन किसकी बुक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है। लाइफ डिवाइन है अरविंदो की। और नेक्स्ट है हमारा, किसने सबसे पहले अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले अंत्योदय शब्द का जो प्रयोग किया था वो जेपी नारायण ने किया था। जेपी नारायण ने अंत्योदय शब्द का जो यूज़ किया था वो किया था 1977 में। और इनकी एक अंत्योदय योजना के नाम से योजना भी चली थी। तो उस अंत्योदय जो योजना थी वो भी स्टार्ट हुई थी 1977 में स्टार्ट हुई थी। और ये योजना जो अंत्योदय योजना थी वो 2 अक्टूबर 1977 को स्टार्ट हुई थी। तो इस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इसको पढ़ेंगे। तो अंत्योदय शब्द भी जेपी नारायण ने दिया था और अंत्योदय योजना भी जेपी नारायण की थी। और अंत्योदय योजना स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1977 को। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। और इसी के साथ साथ एक और योजना है जिसमें वो अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं। तो जब अंत्योदय के साथ अंत्योदय अन्न योजना लग जाएगा, ये अन्न वाली जो योजना होगी, वो योजना जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुई थी। ये योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। जैसे कि पहले हो गया, अंत्योदय शब्द किसने दिया? तो दिया जेपी नारायण ने। कब दिया? 1977 में दिया। अंत्योदय योजना किसकी है? जेपी नारायण की। अंत्योदय योजना कब बनी? 2 अक्टूबर 1977 को। अंत्योदय अन्न योजना कब बनी? तो 25 दिसंबर 2000 को बनी। तो यहाँ पे आपको 2-3 आंसर देखने को मिले। तो इस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ आपने 3 क्वेश्चन लर्न किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक और वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। तो मार्क्स ने किसके रूप में की है वस्तुपरक और संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या? परिस्थिति के रूप में। नो, परिस्थिति की तो वो बात ही नहीं करते हैं। संपत्ति समूह के रूप में नहीं, इसकी भी बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? वर्ग, यस,
क्लास की बात वो करते हैं, तो ये सिंपल आंसर है, क्लास हो जाएगा। किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके, जब भी अभ्यस्त तरीके की बात हो जाएगा तो प्रथा हो जाएगा। और ये बात करते हैं वेबलिन अपनी डेफिनेशन में, उन्होंने अभ्यस्त तरीके या जो हमारी हैबिट में हो चुके होते हैं, जब कोई भी तरीका हमारा लॉन्ग टाइम में आ जाता है और वो हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, तो उसे हम कस्टम कहते हैं। ऐसी बात कौन कहता है? वेबलिन कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सापेक्षिक वंचना का आधार है, तो सापेक्षिक जो वंचना होता है वो संदर्भ समूह की वजह से होता है, रेफरेंस ग्रुप की वजह से होता है सापेक्षिक वंचना। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं? तो पुनर्जनन की जो जैविक क्षमता होती है उसको कहते हैं जनन शक्ति। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहेंगे? तो जो जब क्षमता की बात होगी, कैपेसिटी की बात होगी, तो उसका मतलब हो जाता है जनन शक्ति। पुनर्जनन की जैविक क्षमता जनन शक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है और पूछ रहा है कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू विवाह की कौन सी जाति व्यवस्था की प्रारूपी हैं? तो इसमें पितृसत्तात्मकता, अंतर्विवाह, सोपान समानता। तो अंतर्विवाह तो होता है इसमें, और हायरार्की भी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो संस्कृतिकरण में क्या होता है? संरचनात्मक प्रोसेस होता है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है। भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई है। सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है या एक पोजिशनल। तो इसमें हमें करेक्ट जो नियरेस्ट आंसर होता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन संस्कृताइजेशन की जब भी बात होगी तो वो हमारा पोजिशनल चेंज होता है, ना कि स्ट्रक्चरल चेंज। तो हमें यहाँ आंसर मिलेगा स्थितिकी परिवर्तन। नेक्स्ट है मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो वर्ग चेतना तब होती है जब अपने आप के लिए वर्ग बन जाता है। नेक्स्ट है भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति हो जाएंगे, फर्स्ट की बात कर रहा है तो इसलिए काका कालेलकर हो जाएंगे, और सेकंड में हो जाएंगे बीपी मंडल। नेक्स्ट है हमारा स्त्रियां व कन्याओं का नैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1956 में, और ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो। वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को ही महत्व दिया गया है। विश्व में किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? तो वधु मूल्य जो प्रथा है वो अफ्रीका में ज़्यादा प्रचलित है, वधु मूल्य, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जादू विज्ञान की दोगली बहन है, ऐसा किसने कहा है? तो जादू के बारे में ज़्यादातर फ्रेजर ही बात करते हैं। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। तो मैंने जब दरखाइम पढ़ाया आपको तो उसमें बताया है कि धर्म को वो वास्तविक मानते हैं और धर्म को ही वास्तविक देवता कहते हैं, समाज को ही वास्तविक देवता कहते हैं, और धर्म को उन्होंने सेक्रेट और प्रोफेन के साथ जोड़ते हुए बताया। जो हमारे रिचुअल और बिलीफ्स हैं वो एकीकरण सामूहिकता की बात करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए मेंशन भी है समाज ही वास्तविक देवता है, और इन्होंने ये भी कहा है, इसका मतलब ये भी है स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान मंडित समाज है। ये भी काफ़ी कोटेशन पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष की विशेषता कौन सी नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन। तो कभी भी किसी भी संघर्ष में कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है, तो इसलिए ऑप्शन ये एक इनकरेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें एक ये है कि जो बीरिस्टिड है उन्होंने डेफिनेशन दी थी, और इनके अकॉर्डिंग जो अंतः समूह और बाह्य समूह है वो काल्पनिक होते हैं। इन्होंने अपने उसमें बताया है कि वो काल्पनिक होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है अंतः समूह बाह्य समूह काल्पनिक कैसे होते हैं। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा बीरिस्टिड के अकॉर्डिंग जो अंतः समूह और बाह्य समूह है वो काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है। तो देखिए इसमें जो आंसर है विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है और तीनों ही समिति और संस्था दोनों हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन इस तरह से हो तो उसमें हमें देखना पड़ता है कौन सा प्रेफरेंस हम किसको दें। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस जाएगी वो विश्वविद्यालय को जाएगी, उसके बाद जो दूसरी प्रेफरेंस जाएगी वो फैमिली को जाएगी और जो तीसरी प्रेफरेंस जाएगी वो स्टेट को जाएगी। लेकिन समिति और संस्था ये तीनों ही हैं, विश्वविद्यालय, परिवार और राज्य। लेकिन इन तीनों में से जब आपको नियरेस्ट आंसर फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो जो विश्वविद्यालय है वो पहले नंबर पे आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर स्टेट आएगा। तो इस तरह से आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इन्होंने विश्वविद्यालय को क्यों माना। नेक्स्ट है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। गंदी बस्तियां तो उत्तरदायी होती हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी नहीं होते। तो इसलिए आर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो समिति शब्द का ये वो है, टॉनिज का पूछ रहा है, जो उन्होंने गैसलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट बताया था। तो उसमें गैसलसॉफ्ट का यूज़ समिति शब्द के लिए किया था। नेक्स्ट है सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित हुई किसके द्वारा। तो प्रभावी जाति की जो अवधारणा विकसित हुई थी उसकी बात डोमिनेंट कास्ट की श्रीनिवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसका दावा है सामाजिक संरचना आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्होंने कहा है जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक, दृश्य और क्षेत्र, फील्ड बुक और बुक व्यू में किसने डिफरेंस किया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये श्रीनिवास ने ही बुक व्यू और फील्ड व्यू की बात की थी, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में वो इस पे फोकस करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका गंभीर उसका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं जो भी ऑप्शंस हैं उसमें आपको हाईएस्ट वाला देखना है, प्रथाएं, लोकाचार, विचारधाराएं, लोकरीतियां। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लोकाचार। जो आपकी वो होती हैं कस्टम्स, वो बहुत ज़्यादा मोरेस, वो बहुत ज़्यादा उसमें दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे। तो भारत में तो थे स्वामीनाथन, और इसलिए जो भारत में माना जाएगा आंसर, वो आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन थे। वैसे तो जो मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग थे वो इसके प्रणेता माने जाते हैं, लेकिन भारत में जब बात होगी तो स्वामीनाथन हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1966 के और 67 के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे जो भारत में बात होगी उसमें स्वामीनाथन हो जाएंगे और वैसे बोरलॉग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन निरपेक्षता की विशेषता नहीं है। तो निरपेक्षता का मतलब धार्मिक सहिष्णुता होता है, लौकिकता होता है, समानता व बंधुत्व होता है, लेकिन संकीर्णता और कठोरता नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र में विभेदक संगति का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको दिया है सदरलैंड ने, विभेदक संगति का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो वो क्या कहा जाएगा। जब भी आप किसी भी चीज़ का विवेचन एक समूह के रूप में करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड उसमें करेंगे, तो वो हो जाएगा समिति। वो परिवार भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। गोल गधेड़ों किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो गोल गधेड़ों रिलेटेड है, संबंधित है भील से, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, क्योंकि समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम और कार्यप्रणाली होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
किसने कहा सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में है। तो जब भी इस डेफिनेशन से दो डेफिनेशन है, अगर सामाजिक विज्ञानों की एकता की बात होगी तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें दिया है ऑप्शन बी जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि जब एक सामाजिक विज्ञानों की एकता की बात होगी तो कार्ल पियर्सन होंगे, और जब सामाजिक विज्ञानों में एकता की जगह संबंध आ जाएगा, संबंधों की बात होगी, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टुअर्ट चेंज। इसमें इन्होंने स्टुअर्ट चेंज को माना है जो कि गलत है, और नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी कितनी आसानी से रॉन्ग लिख दिया है। तो ये इनके एक्सप्लेनेशन और आंसर पे आप मत जाइए। यही कारण है मेरा इस पेपर को दोबारा सॉल्व कराने का, क्योंकि मैंने भी ये डिफ़िकल्टी जब मैं प्रिपरेशन में थी तो मैंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया था। फिर कई जगह आंसर फाइंड आउट करने के बाद मैंने इनको एक साथ मेंशन किया था, तो मुझे लगा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ, जो पहली बार पीजीटी का या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आसानी से एक पास में करेक्ट ऑप्शंस मिल पाएँ। तो मैंने कई पेपर का एनालाइज करके और गूगल पे फाइंड आउट करके बुक्स में ढूंढ के तब इन आंसर्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर भी एक दो क्वेश्चंस में मुझे भी डाउट रह जाता है, क्योंकि एकदम करेक्ट आंसर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं मिलते ही नहीं हैं। तो मैं उसमें आपको बता देती हूँ कि मुझे भी डाउट है एक दो क्वेश्चन में, तो आप उनको फाइंड आउट कर लें अगर मिल जाएँ। और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर रॉन्ग हो गया है या इसका करेक्ट आंसर ये है, तो मैं उसको फाइंड आउट करूँगी, क्योंकि मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ कि जब एकता की बात होगी सामाजिक विज्ञानों की पद्धति में तो हो जाएंगे पियर्सन, और अगर संबंधों की बात होगी तो वहाँ पे एकता की जगह आपको संबंध लिखा मिलेगा, तो उसमें हो जाएगा स्टुअर्ट चेंज। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाले पब्लिकेशन में ये आंसर बहुत ही गर्व के साथ गलत लिखा गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बाह्य समूह अंतः समूह की बात समनर ने की है, प्राथमिक समूह की कूले ने, रेफरेंस ग्रुप की मर्टर ने, मानव समूह की बात वेबर नहीं करते हैं, वो परिस्थिति समूह की बात करते हैं, स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं। तो इसलिए वेबर का हो जाएगा परिस्थिति ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर बहुत अलग अलग दिया है, कहीं पे 95 को माना है, कहीं पे 92 को माना है, कहीं पे 99 को माना है। तो इसके साथ बहुत ही बड़ा लोचा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप देखेंगे ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में भी रिपीट हुआ है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके आंसर्स करेक्ट फाइंड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग दे रखा है। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अब रॉन्ग आंसर्स दिए हैं तो क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल हम इसको आंसर मान के चलते हैं 1 अप्रैल 1999। देखिए ये जो योजना थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या थी, पहले ये योजना चलती थी, लेकिन जो 2011 से क्या हुआ, ये जो कार्यक्रम था इसको स्वर्ण जयंती जो रोजगार कार्यक्रम था उसके तहत इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का नाम दिया गया। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूं, और आप भी अगर पेपर साथ में कर रहे हैं तो आप इसको नोट करते चलें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम। अब ये नाम दे दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब क्या नाम दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम, और ये 2011 से है। तो अब ये इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है, अब कैसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ या कब लागू हुआ, तो ये 2011 से स्टार्ट हो गया, बन गया है, अब इसका नाम ये हो गया, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम है ये सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन बचत कार्यक्रम है। तो क्या है ये, गरीबी उन्मूलन बचत कार्यक्रम है। कौन सा बचत कार्यक्रम है? तो बचत कार्यक्रम कैसे है, अब ये जो इसके साथ ही जो नाबार्ड जो था, नाबार्ड उसने क्या किया था 1992 में, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किए थे 1992 में, और इसी कारण से कहीं कहीं इसका आंसर जो माना जाता है वो 1992 माना जाता है। तो नाबार्ड ने क्या किया था 1992 से सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए थे, और जब ये नाबार्ड ने शुरू किया था 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी के साथ ही से उसने क्या किया था 1993 यानी 1993 से क्या किया था उसने
भारतीय रिजर्व बैंक जो थी, जो इंडियन रिजर्व बैंक थी, उसमें खाता खोलने की अनुमति स्टार्ट की थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये एक बचत कार्यक्रम शुरू किया गया था यहाँ से। तो जो नाबार्ड था उसने 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए। फिर 1993 से ये जो भारतीय रिजर्व बैंक थी, उसमें खाता खोलने की अनुमति दी गई थी कि आप उसमें अकाउंट खोल सकते हो। और जो 1999 था, जो यहाँ पे मेंशन है, 1999 को भारत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो गठन और रोजगार के लिए उसने क्या किया था, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन तो उस बेस पे, क्योंकि 1999 से जो भारत सरकार ने शुरू किया था वो उसने रोजगार के लिए शुरू किया गया था, तो उस आधार पे यहाँ पे आंसर हो सकता है 1 अप्रैल 1999। पर कहीं कहीं पे क्योंकि नाबार्ड ने जो 1992 में शुरू किया था उसके आधार पे इसको 95 भी मान लेता है। जैसे 2010 वाले जो पीजीटी में ये रिपीट हुआ है तो उसमें 1995 को मान लिया। तो इस वजह से ये इसके आंसर्स दो हैं। अब आपको देखना पड़ेगा वो किस आधार पे पूछ रहा है। वैसे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह से पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो आप 1999 लगा सकते हैं, और अगर 1992 है तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखना पड़ेगा वो किस आधार पे पूछ रहा है। और दूसरा, अगर अब ये करंट में पूछेगा तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम पूछेगा, जो कि 2011 से स्टार्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बहुत डिस्कशन की नीड थी, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप से तो नहीं रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है समाजशास्त्र आधुनिक पुजारी हैं? तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्ट, तो उसमें एक्सप्लेन किया होगा, और अगर नहीं एक्सप्लेन किया होगा तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देवता, अगर देवता की बात होगी कि किसने समाज को देवता माना, तो दरखाइम होंगे। अगर पूछेगा किसने समाजशास्त्रियों को आधुनिक पुजारी कहा है, तो पुजारी की बात हो जाएगी कॉम्ट, और देवता की बात हो जाएगी दुर्खीम। तो देवता कौन है? दरखाइम है, और पुजारी की बात कौन कर रहा है? तो कॉम्ट। तो आप ऐसे भी एक ट्रिक बनाना चाहें तो देवता भाई दरखाइम है, और पुजारी कौन है? कॉम्ट। अगर आपको याद करना है तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन कॉम्ट ने जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं उनको पुजारी कहा। कॉम्ट के शिक्षक, ये तो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कॉम्ट आपको पढ़ा रहे थे तब हमने कहा था बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और देखिए आपको मिल गया, पीजीटी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो सेंट साइमन है वो इनके गुरु थे। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन करना और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था, क्योंकि समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता था जो संकटों से भरा हो। तो ये इस कोटेशन में आपको फाइंड आउट करना है कि क्या करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ये कोटेशन तो करेक्ट है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई थी। जो मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ाया था, तब बताया था कि क्या परिस्थिति रही, किस वजह से समाजशास्त्र सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारण और उनका अध्ययन कर समाज व्यवस्था में को स्थापित करना था। तो ये मैंने कॉम्ट के साथ भी रिवाइज किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लें, आप वहाँ पे समझ जाएंगे। लेकिन समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो संकटों से भरा हो, तो ये इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आई होप इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत होगा। चलिए देख लेते हैं सही क्या है। यस, करेक्ट ऑप्शन सी है। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वेस्टहन पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था? तो वेस्टहन डेल्थे का था, उनसे वो प्रेरित थे। महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं बताई थी, तो उसमें कौन सी विशेषता इसमें थी? राम राज्य की अवधारणा में कौन सी विशेषता थी? तो इसमें साम्यवाद विशेषता हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? तो विनिमय सिद्धांत क्योंकि माइक्रो पर्सपेक्टिव पे काम करता है, उसमें व्यक्ति को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। अधोलिखित में से सही विकल्प चुनना है और उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो कौन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति और समूह एक दूसरे व्यक्ति या समूहों की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं? तो आत्मसात से अब आपको समझ में आया क्या होगा, सात्विककरण हो जाएगा।
नेक्स्ट, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पाती हैं तो ऐसे संघर्ष को क्या कहा जाता है? जब व्यक्त ही नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अव्यक्त संघर्ष। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में कौन से सही नहीं है? तो हो जाएगा ये अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। नहीं, इनडायरेक्ट जब होगा सहयोग तो ये कैसे अनिवार्य हो जाएगा कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों? सभी समान रूप से नहीं लाभान्वित होंगे। जब हम डायरेक्टली किसी की हेल्प करेंगे तभी सभी समान रूप से लाभान्वित हो पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो सहयोग का तत्व क्या नहीं है? सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। करेक्ट। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। करेक्ट। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। करेक्ट। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, तो समान रूप से लागू नहीं हो पाता है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है? तो महत्वपूर्ण क्षेत्रवाद तो बाधित करेगा, भाषावाद भी, जातिवाद भी पूंजी के अभाव से बाधित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नातेदारी संबंधों में अध्ययन में सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो सबसे पहले मॉर्गन का है, जिसमें उन्होंने कई स्टेजेस बताई थी। तो जब हम आपको फैमिली पढ़ाएंगे किनशिप, तब हम उसमें आपको बताएंगे। भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया था, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, वाइजर का, और बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का क्या अर्थ है? तो पीजीटी के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और इसका मतलब है जैविकी पितृत्व से, जेनिटर। दादा पोती, दादा दादी और नाते पोतों के बीच में परिहास का संबंध पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल काफ़ी पूछा जाने लगा है। ये पाया जाता है ओरांव जनजाति में, और जो इसका अध्ययन किया था ओरांव जनजाति में, वो इसमें दो लोगों का है, मतलब ओरांव, और उसमें वैगा जनजाति में भी पाया जाता है। तो वैगा जनजाति में भी पोता और दादी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ ताकि आप भी मेंशन कर लें। तो वैगा जनजाति की बात एल्विन ने की थी, और इसमें क्या होता है, इसमें भी पोता और दादी के बीच में जो ये संबंध, परिहास का संबंध पाया जाता है। और जो ओरांव जनजाति की बात की थी वो एस.सी. रॉय ने की थी, तो उसमें भी पाया जाता है। तो ये दो में पाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो आपको फाइंड आउट आराम से मिल जाएगा। दादा दादी नाती पोते के बीच में परिहास का संबंध ओरांव जनजाति और उसमें वैगा जनजाति में पाया जाता है, प्लस वैगा। और मैंने बताया ओरांव का एस.सी. रॉय ने किया था और वैगा का एल्विन ने किया था। नेक्स्ट है, जब उच्च जाति लड़की निम्न जाति लड़के से विवाह करेगी। मैंने उसी दिन आपको समझाया था, अब ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब लड़के का स्टेटस उच्च होगा तो अनुलोम होगा, और जब लड़के का स्टेटस, जब लड़के का स्टेटस क्या होगा, निम्न होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है निम्न, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रतिलोम। आपने देखा होगा पीजीटी में जो भी इस क्वेश्चन में रिपीट हुआ है वो निम्न जाति का लड़का ही पूछा है, तो निम्न जाति का लड़का प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो दैव विवाह में भेंट की जाती है पुत्री। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, उसको क्या कहेंगे, जब शक्ति सिद्ध करेंगे तो वो हो जाएगा टेस्ट परीक्षण, मैरिज। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव है तो एक समझौता कहा है, तो वो कहा है मैलिनोस्की ने। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है और उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है। इसको क्या माना जाता है, तो इसको माना जाता है, ये एक होता है अनुष्ठान, ये एक रिचुअल होता है, और इसलिए इस पर्सपेक्टिव में जब सप्तपदी की बात होगी तो वो हो जाएगा एक अनुष्ठान, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी, तो वो दी थी जिमरमैन ने फैमिली के 3 टाइप बताए थे, न्यायधारी, गृहस्थ और आणविक। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है।
ऐसा कौन सा कारण है जो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, ये ठीक है। पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, करेक्ट है। भूमि का दबाव भी बढ़ रहा है, करेक्ट है। लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये विघटन का कारण नहीं है। वो तो और अच्छा होगा अगर कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार, जैसे ही प्रजनन परिवार अनुकूलन परिवार मिलेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वार्नर। और उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत वैसा है, इसमें भी कई ऑप्शन बताए गए हैं। कहीं कहीं पूंजी पूछता है, कहीं श्रम पूछता है, कहीं मशीन उपकरण भी दिया होता है। तो इस ऑप्शन में भी कई कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम जो इसका आंसर करेक्ट मान रहे हैं वो इस ऑप्शन, मुझे लग रहा है ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें। ऑप्शन ए, पूंजी की। प्रिमिटिव कल्चर के लेखक तो पता ही है आपको कि इसके लेखक टाइलर हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोल्डन बाउ के लेखक हैं फ्रेजर। नेक्स्ट है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर अगर किसी शहर में जाकर रह रहा है तो क्या है, मजदूर है और वहां भी जाकर मजदूर बन रहा है, तो इसलिए इसका स्टेटस सेम है, तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, तो जजमानी संबंधों की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी, स्थायी, अनुबंध परक, जजमान की इच्छा पर निर्भरशील। तो इसकी प्रकृति होती है स्थायी, जो जजमानी व्यवस्था जैसे बन जाती है फिर वैसे ही बनी रहती है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण है? तो प्रक्रियात्मक रूप से उपादेय नहीं है, तो स्त्रीकरण के लिए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, हाँ होता है। यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सहायक होता है, तो ये उपादेय नहीं होगा इसका, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, जो जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल यूनिटी मैंने बताया था, हायर एजुकेशन में ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था, तो इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन दिया है ए, जो कि इनकरेक्ट है। घुरिए इसकी बात नहीं करते हैं। जातियों में वर्टिकल यूनिटी या फिर यूनिटी की बात ही श्रीनिवास करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो जातियों में एकता है, एकता की जो अवधारणा है वो हिंदू धर्म में निहित है। उन्होंने क्या कहा, जो एकता की बात है वो हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। तो ये कोटेशन अभी नहीं पूछा गया, अगर पूछ लेगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये जो है वो हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। तो इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि आप बता पाएँ। उन्होंने कहा कि जो जाति की एकता है वो हिंदू धर्म के अंदर पाई जाती है, और ये कोटेशन है श्रीनिवास का, और इन्होंने कितने आराम से गलत मेंशन किया है घुरिए का, तो ये रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन की अपनी कॉन्सेप्ट दी है? तो उन्होंने दी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द गुड्स ऑफ साउथ इंडिया, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो भारतीय ग्रामीण समुदाय की क्या नहीं है? ट्रेडिशनली तो होती है, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव भी होता है, अंधविश्वास भी होता है, व्यापक लिटरेसी कहाँ होती है? अगर लिटरेसी हो जाए तो ग्रामीण समुदाय अच्छा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है? तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल 342 में अनुसूचित जाति जो जाति है उसको जनजाति में किसी भी को दर्जा दिया जा सकता है। और जो आर्टिकल 343 है इसमें संघ की राजभाषा की बात की जाती है, जो राजभाषा होती है उसकी बात की जाती है। और जो आर्टिकल 34 है इसमें जो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति होती है उनकी बात की जाती है। और आर्टिकल 35 जो है उसमें राज्य की जो स्टेट है उसकी राजभाषा या राजभाषाओं की बात की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें
ऑप्शन ए ही है 342। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित, जहाँ भी परिभाषा की बात आएगी वहाँ ऑप्शन हो जाएगा 366 आर्टिकल 366 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। तो बिल्कुल ये तो सही है कि भाई शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। नेक्स्ट है राज्य का दायित्व है कि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। तो सिर्फ राजनीतिक हितों के संरक्षण की बात, एक ही चीज़ की बात वो नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। हाँ, कर्तव्यबद्ध है, तो ये तो सही होगा, लेकिन ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था राज्य अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा, ये भी ठीक है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और ये सारे ही पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप इन सभी को याद कर लीजिए। तो जब भी कोई भी किसी भी जाति को जब अनुसूचित जाति घोषित करेंगे तो 342 में हो जाएगा, अगर उसको परिभाषित करेंगे तो 366 हो जाएगा, अगर उसमें आरक्षण की बात हो रही होगी तो 335 हो जाएगा। और आरक्षण किसमें? सेवाओं में। सांस्कृतिक विलंबना तो पता ही है, ऑकबर्न ने दिया था। निम्नलिखित में से गलत कथन आपको चुनना है। ट्राइब कास्ट एंड नेशन तो पता ही, ट्राइब कास्ट एंड नेशन किसकी बुक है? घुरिये की है। द पावर एलिट मिल्स की है। द न्यूअर रिमांस प्रचार की। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी कपाड़िया की बुक नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये है मीड की। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का सबसे पहले स्थान किसने किया था? तो ब्राह्मणीकरण का इसमें जो दिया है ऑप्शन हो जाएगा सी श्रीनिवास। जनजातियों को संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो हो जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या होता है? तो हट्टन के अनुसार जाति का कार्य जो है वो किसी भी स्टेटस का निर्धारण करना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, तो मैंने बताया था हायमन ने, उनकी बुक भी बताई थी 1942 में द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस बुक थी, और एक और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बताई थी। ये दोनों बुक्स इनकी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? तो सबसे पहले मैंने बताया था ये क्वेश्चन भी लिंटन ने दी है, और अलग अलग बात अगर होगी तो अलग अलग में वो अलग अलग भी पूछा जाता है किसने दी है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड और इम्पोर्टेंट है। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी एल्विर्थ। नेक्स्ट है हमारा भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया था, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछा जा रहा है। अगर पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श पूछा जाएगा तो वो लिया गया था रूस से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो स्पेंसर के नाम के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? गेमिनसॉफ्ट, गैसलसॉफ्ट तो टॉनिज का है। प्रस्थित अनुबंध जो है वो उनका प्रस्थित अनुबंध जो था वो पूछा गया था वेबर का, इसमें दिया हुआ है वेबर भी है, और उसमें अच्छा वो प्रस्थित और संविदा हेनरी मैन का था। और सैनिक औद्योगिक समाज मिलिटेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो स्पेंसर की है। यांत्रिक और सावयव एकता दुर्खीम की है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेंसर के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो प्राथमिक समूह से कौन जुड़ा है? कूले। स्टैटिस्टिकल ग्रुप से कौन जुड़ा है? बेयरस्टीड। संदर्भ समूह से मर्टन।
और अंतर समूह और बाह्य समूह से हो जाएगा समरण। तो इस वजह से फर्स्ट में बी, ए में 2, 21 में है, बी में 4, ये भी 2 में है, बी सी में से सी में 1, इसका मतलब है ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी और सी, इसमें तो दोनों में ही सेम आंसर दे रखे हैं बी और सी, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी में से कोई भी। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया था? बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट है लोगों का समूह जो निश्चित पूर्ति हेतु संगठित किया जाएगा, तो वो तो समिति हो जाता है निश्चित संगठनों की पूर्ति के लिए। वह सिद्धांत और समाज जो मानव शरीर के बीच में कई बिंदुओं में साम्यता स्थापित करता है, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा सावयवी सिद्धांत। जो मानव शरीर, जो मैंने बताया था ना, स्पेंसर डार्विन से प्रभावित थे, तो उन्होंने मानव और शरीर की तुलना करके ही उसी के आधार पर अपने सोसाइटी के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था। समाज की संरचना की बात करने वाले प्रथम विधायक कौन थे? तो सबसे पहले बात की थी, जब समाज की संरचना की बात होगी तो स्पेंसर आ जाएंगे, उसके बाद दुर्खीम रहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सबसे पहले इसकी बात की थी। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है किस पे? भारतीय समाज की जो एकता और निर्धनता है वो करती है निर्भर धर्म और संस्कृति पर, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये करेक्ट आंसर इसमें दिया है। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह की बात में क्या सही है? इसमें ये एक दूसरे से पृथक न समाज, इसमें ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है। एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो डायरेक्टली ये नहीं होगा, ये हमेशा एक दूसरे से निकट रूप से सहयोग करते हैं। संगठन और जो सामाजिक समूह है वो एक दूसरे से जुड़े तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे की हेल्प भी करते रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, और बिल्कुल सही है, पूर्ण नियंत्रण रखे। आंशिक रखेगा तो फिर कैसे हो पाएगा, और कभी कभी करेगा तो भी नहीं होगा, कठोर और बहुत ज़्यादा करेगा तो फैटलिस्टिक सुसाइड होने लगेगी, तो इस वजह से इसमें हो जाएगा पूर्ण नियंत्रण रखे। मैचिंग वाला है, दुर्खीम का मिला लेते हैं, सोशल फैक्ट हो जाएगा, सामाजिक डार्विनिज्म हो जाएगा, स्पेंसर लेटेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगा, मर्टन का लेटेंट फंक्शन अनइंटेंशियल एंड अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो लेटेंट फंक्शन तो अनकॉन्शियसनेस होता ही है, इसलिए ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए में 4, ए में 4 2 में है, बी में 3, बी में 3, ये यहीं से फाइंड आउट हो गया ऑप्शन ए। प्रक्रियात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के हायरार्की की बात किसने की? जहाँ भी आवश्यकता की बात होगी वहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलिनोव्स्की। औद्योगिक निम्नलिखित में से आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि व्यक्तिगत क्रिया को प्रोन्नत करती है, तो इसमें यहाँ पे वो स्पेस होना चाहिए था, स्पेस छूट गया है शायद, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है। पहले तो ऑप्शन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए, कौन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है? तो प्रथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है, जबकि यहाँ पे आदत व्यक्ति क्रिया को प्रोन्नत करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णवादी होती है, क्या होती है एक ही समय में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथा। प्रथा क्या होगी? एक ही समय में लोकतांत्रिक और पूर्णवादी होती है, फिर कुछ समय के बाद उसका अस्तित्व मिट जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था 2 अक्टूबर 1952। इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना घुरिये ने की थी 1952 में। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है और यह प्राणिशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है, तो इसमें शायद करेक्ट ऑप्शन वो ढूंढना है, व्याख्या वाला क्वेश्चन है। तो इसमें संस्कृति प्राणशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है, ये तो ठीक है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग, ये भी ठीक है, लेकिन ये दूसरों से रिलेटेड नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर वो संस्कृति के बिहेवियरल पैटर्न की बात कर रहा है और नीचे बता रहे हैं कि ये इसका फल नहीं है, तो दोनों सही तो हैं पर इनकी व्याख्या सही जो व्याख्या है वो सही नहीं होगी, तो इसलिए
ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, और इसमें दे रखा है ऑप्शन ए, तो ये है गलत। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसकी व्याख्या सही नहीं है। दोनों ही जो कथन है वो बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय गांव को लघु गणतंत्र किसने कहा है? तो ये कहा है मेटकॉफ ने। नेक्स्ट है LSD। LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? तो LSD जो है वो भ्रांतिजनक पदार्थ होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है लीसर्जिक। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आप भी लिख लीजिए, कहीं पूछ ले। लीसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड होता है। डाइथैलेमाइड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप पूछ ले LSD की फुल फॉर्म क्या है, तो लीसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड इसकी फुल फॉर्म है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भ्रांतिजनक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल की सिफारिश किसने की थी? तो द्विस्तरीय की इसमें पूछा है। द्विस्तरीय मॉडल की जो सिफारिश की थी वो अशोक मेहता ने की थी, और बलवंत राय मेहता ने की थी त्रिस्तरीय की। नेक्स्ट है, हटन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का यूज़ किया गया था? तो किया गया था बाहरी जाति का। निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और सहयोगी आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो आसानी से। सहयोग सहयोगी हो जाएगा, संघर्ष नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, अनुकूलन सहयोगी हो जाएगा, सात्मीकरण सहयोगी हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मुता विवाह प्रचलित है। मुता विवाह किसमें प्रचलित है? सिया मुस्लिम में प्रचलित है। कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है भगवत गीता में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था सबसे पहले? तो गाल्पिन के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विभाजित किया सामाजिक स्थितिकी सामाजिक गतिकी में। हमने जब पढ़ाया था तो बताया था आपको कि वो समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहते हैं। ये कोटेशन भी पूछा जाता है। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? तो ये भी हमने बताया था, सोशल फिजिक्स। कॉम्ट ने कहा था, और उसको सोचा था देंगे, लेकिन क्वार्टलेट ने चुरा लिया था, तो फिर 1838 में ही इन्होंने नाम चेंज करके सोशोलॉजी कर दिया था, क्योंकि इनसे पहले ही जो वो क्वार्टलेट थे उन्होंने अपना ऐसे निकाल दिया था, ऐसे इन सोशल फिजिक्स, उसके थ्रू इन्होंने इसको चुरा लिया था। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मैंने आपको बताया था, आप LG याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा। LG कंपनी होता है ना, उसी से आप इसको याद करिए। सोशोलॉजी किससे बनी है? LG कंपनी से। ये याद करने की ट्रिक है। आपको हंसी तो आ रही होगी, लेकिन ये बहुत काम आने वाली है ट्रिक। तो L का मतलब हो जाएगा लैटिन, और G का मतलब हो जाएगा ग्रीक। तो लैटिन और ग्रीक भाषा से बना है, और इसीलिए JS मिल ने इसको कहा था कि दो भाषाओं की अवैध संतान है। तो ये कोटेशन भी पूछा जाता है, और मैंने आपको बताया था, तो इसलिए आप इसको भी लर्न कर लीजिए। ये किसने कहा है? JS मिल ने कहा है। नेक्स्ट है, जहाँ जीवन है वहीं समाज है। ये किसने कहा है? मैकावर ने कहा है। बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रिपीट हो सकता है। तो आपने देखा, हमने 125 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लिया है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट किया है जो लगा इम्पोर्टेंट है। रिपीट हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली रिपीट भी होगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी स्ट्रांग होने लगी थी, अच्छी होने लगी थी। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर हमने जिस क्वेश्चन पे डिस्कशन करके काफ़ी टाइम दे रहे हैं, अगर आप भी उतना टाइम देंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको 100% लर्न होगा, और उसके थ्रू अगर वो क्वेश्चन नहीं तो उससे रिलेटेड या उसके आसपास आने वाले क्वेश्चंस को ज़रूर कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, LSD की फुल फॉर्म बताई, और सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, डीपली डिस्कस किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें कन्फ्यूजन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और इसी तरह नई वीडियोस को हम लोग डिस्कस करके कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।